प्रॉपर्टीज पे हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज के मैं पॉइंट्स बताता जाऊंगा, आप एक एक करके पॉइंट्स लिखते जाइए। लिखिए सबसे पहले, it is stable only, it is stable only in between, it is stable only in between 96 to, it is stable only in between 96 to 119 degree centigrade, 96 to 119 degree centigrade. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is insoluble, it is insoluble in water, it is insoluble in water but soluble in, it is insoluble in water but soluble in, किस चीज में डिसॉल्व होता है सल्फर सिर्फ? सर CH2 और सर अपने अपने कंपाउंड्स कंपाउंड्स में में। अपने कंपाउंड्स It में। is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. Carbon disulfide. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लिखिए, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट is 119 degree centigrade. Its melting point is 119 degree centigrade. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, its molecule consist of, its molecule consist of 8 sulfur atoms. Its molecule consists of 8 sulfur atoms. बात यहां तक लिखी है आपने? देखो जी अब सर। कहानी में क्या है, कहानी में ये है कि ये जो फॉर्म है मोनोक्लिनिक सल्फर, इसमें आपके पास S8 है। इससे पहले जो पड़ी थी रोम्बिक सल्फर, उसमें भी S8 थे। ये प्रिज्मेटिक सल्फर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसका लॉन्ग निडल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपके पास कुछ इस तरह से बनता है। इस तरह का लॉन्ग निडल शेप स्ट्रक्चर बनता है, निडल क्रिस्टल्स बनते हैं इसके। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में S8 तो होते हैं, सल्फर के 8 एटम्स पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो शेप होता है इसके क्रिस्टल का, वो होता है लॉन्ग निडल शेप। उसके अंदर आपके पास सबसे पहले S8 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जुड़कर एक पकड़ रिंग बनाते हैं, और फिर 16 पकड़ रिंग आपस में मिलते हैं, तो उसका एक ऑक्टाहेड्रल शेप का क्रिस्टल तैयार होता है। इसमें एसिड मॉलिक्यूल्स है और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते जाते हैं और एक लॉन्ग निडल शेप क्रिस्टल तैयार कर लेते हैं। बात यहां तक समझ में आती है?
इसके स्ट्रक्चर में एज सच हमारे पास कुछ खास पॉइंट्स नहीं है जिस पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर सके। इसका स्ट्रक्चर सिंपली बताया जाता है कि एक प्रिज्मेटिक सल्फर है, ये स्टेबल रहता है, यानी कि मैं ऐसे समझाऊं कि इफ आई कंसिडर अ टेम्परेचर व्हिच इज द 96 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी आर कंसिडरिंग द सल्फर, तो 96 से पहले पहले क्या है, ये है रोम्बिक सल्फर। 96 के बाद क्या है, ये है मोनोक्लिनिक सल्फर। 96 पे क्या होगा बताओ? ये दोनों सर को ट्रांजिशन मिक्स टेम्परेचर। करेंगे। क्या होगा 96 पे शहजादे, क्या बोला आपने? सर मैंने कहा ट्रांजिशन टेम्परेचर। दैट्स गुड, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। दिस इज द कन्वर्जन पॉइंट, दिस इज अ कन्वर्जन पॉइंट, कन्वर्टिंग टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे रोम्बिक बदलेगा और बना लेगा मोनोक्लिनिक सल्फर। बात यहां तक समझ में आती है? बात यहां तक सबको समझ में आ गई? जी सर। जी सर। चलो आगे चलते हैं, हेडिंग डाल दो प्लास्टिक सल्फर की। प्लास्टिक सल्फर, ये बड़ा मजेदार सा सल्फर है। मेरा एक सवाल है आप सबसे, जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि क्या ये प्लास्टिक सल्फर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर है? नो सर। चलो सही है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर नहीं है क्योंकि इस प्लास्टिक सल्फर का कोई क्रिस्टल ही नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लास्टिक सल्फर के बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन आपको समझाऊं, प्रिपरेशन लिख लें सबसे पहले इसकी, हम थोड़ी सी हेडिंग डाल दो, एक साइड हेडिंग प्रिपरेशन की। लिखो plastic sulfur is obtained by heating plastic sulfur is obtained by heating the ordinary sulfur plastic sulfur is obtained by heating the ordinary sulfur to its boiling point, to its boiling point, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 444, यानी कि 444 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रैकेट क्लोज, एंड pouring the hot sulfur, and pouring the hot sulfur into the cold water, into the cold water, full stop. The very large threads, threads मतलब धागे, the very large threads of plastic sulfur are obtained. The very large threads of plastic sulfur are obtained. देखो हुआ क्या, हमने लिया सल्फर, we called it as the ordinary sulfur, हमने इसे नाम दिया है ऑर्डिनरी सल्फर का।
जब मैं कहूँ ऑर्डिनरी सल्फर और कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीन टू बी एन ऑर्डिनरी सल्फर, तो आपने बताना है कि भाई ऑर्डिनरी सल्फर के माने होते हैं रोम्बिक सल्फर। सल्फर की पहली एलोट्रॉपिक और क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो दुनिया में नेचुरली पाया जाता है। तो हमने इसे लिया और इस सल्फर को हमने लेकर हमने इसे पहुंचा दिया 444 डिग्री सेंटीग्रेड तक, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। यानी कि इस टेम्परेचर पर सल्फर उबलना शुरू हो जाता है। इस टेम्परेचर पे सल्फर क्या होने लगता है? उबलना शुरू हो जाता है। अब सल्फर उबल रहा है, चूंकि ये रोम्बिक सल्फर था, इसमें पकड़ रिंग्स बने हुए थे, इसमें पकड़ रिंग्स बने हुए थे, इसका एक ऑक्टाहेड्रल शेप था, एक पूरा डेफिनेट जो है वो इसके अंदर शेप बना हुआ था। इस पूरे डेफिनेट शेप की वजह से जो है वो हमारे पास इस तरह का एक डेफिनेट हमारे पास शेप बना हुआ था। मेरे ख्याल में तो ये नजर भी नहीं आ रहा होगा, इतना लाइट है। हमारे पास एक जो है वो डेफिनेट शेप बना हुआ था, ऑक्टाहेड्रल सा। बात समझ रहे हैं मेरी? अभी जो ऑक्टाहेड्रल सा हमारा शेप था, इस ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर सल्फर के पुकर्ड रिंग्स अटैच हुए थे सारे कॉर्नर्स के ऊपर। इन सारे रिंग्स ने मिलकर ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनाया था। हम इसे हीट दे रहे हैं। हम हीट देते हैं तो हमने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का उसमें पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, the kinetic energy of the molecules, the kinetic energy of the atoms start increasing। ऐसी है, जब हम किसी स्टेट ऑफ मैटर को हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। वो एक दूसरे को बहुत जोरदार, पहले तो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे थे, अब जोरदार धक्का मारेंगे तो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे और वो डिसलोकेशन आ जाएगी उन एटम्स की अरेंजमेंट में। बेसिकली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, शेप बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और जब इनका शेप बिगड़ना शुरू हो जाएगा तो इनका कोई जाती तौर पे शेप ही नहीं रहेगा। बहुत हीट कर दिया, इंतहाई हीट कर दिया, इंतहाई हीट कर दिया कि अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट हीट कर दिया आपने इसे। और हीट करने के बाद इस पूरे सब्सटेंस को उठाया और ले जाकर डाल दिया ठंडे पानी में। अब ठंडे पानी में जो आपने इसे डाला है, ठंडे पानी में जो आपने इसे डाला है, तो डालने की सूरत में कोई सल्फर यहाँ निकला हुआ था, कोई सल्फर यहाँ था, कोई सल्फर यहाँ, कोई सल्फर यहाँ, कोई सल्फर यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। लेकिन इन सब के दरमियान में एक अटैचमेंट हुई हुई थी, इन सब के दरमियान में एक अटैचमेंट हुई हुई थी और इस अटैचमेंट के थ्रू ये चले जा रहे थे। कोई जिगजैग अरेंजमेंट थी, कोई सल्फर एटम किसी दूसरे सल्फर एटम से दूसरी बार अटैच नहीं हो रहा था, कोई सल्फर एटम किसी सल्फर एटम से दूसरी बार अटैच नहीं हो रहा था। ये सब एक एक बार अटैच हुए थे और ये एक जिगजैग शेप में इनका रिंग बनता चला गया। इसको मैं एक और अंदाज से अक्सर हमारी किताबों में दिखाया जाता है, मैं उस अंदाज में आपको दिखाऊं। कुछ इस तरह से सल्फर के एटम्स एक दूसरे के साथ इन अ जिगजैग शेप अरेंज हो गए और ये लंबी लंबी थ्रेड्स बनकर हमने इसे निकाल लिया। बात यहां तक समझ में आती है या किसी मिसाल की जरूरत है? सर तो बीच में रोमिक सल्फर जो है मोनोक्लिनिक सल्फर बनेगा? लाजमी सी बात है, रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक बनेगा। मोनोक्लिनिक बनने के बाद फिर मोनोक्लिनिक का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद हीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और एट दी वेरी एंड हम जब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली उसको उठाएंगे और उठाकर ठंडे पानी में डालेंगे, मामला सारे खराब हो जाएंगे। इसे प्लास्टिक सल्फर क्यों कहते हैं, मैं उसकी वजह बताऊं। ये मटेरियल दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये बना हुआ है प्लास्टिक से, ये मटेरियल दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये बना हुआ है प्लास्टिक से, तो इसलिए इसे नाम दे दिया गया प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक सल्फर का। बात समझ में आती है भाई? कुछ प्रॉपर्टीज लिख लें जरा प्लास्टिक सल्फर की। सर जी बेटे। सर रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट हमने 122.8 लिखा, सही है। और मोनोक्लिनिक का हमने 119 लिखा, तो ये किस तरह मतलब वो बन रहा है?
देखो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं तुम्हें। देखो मिसाल ऐसी है कि ये दो अलग अलग चीज है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर एक चीज नहीं है। रोम्बिक सल्फर एक अलग चीज है, मोनोक्लिनिक सल्फर एक अलग चीज है। अब मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको कि मिसाल आने दो जरा जहन में कोई। हाँ आ गई। आपने चीनी खाई है कभी? जी सर। शीरा खाया है? शीरा, मिठाई में शीरा जी डाला होता है, शीरा भी खाया है। क्या चीनी और शीरा एक ही चीज है? नहीं सर, शीरे में पानी मिला हुआ होता है। शीरे में पानी मिला होता है ना, कितना प्यारा जवाब है। चीनी बनाने में पानी नहीं मिलता क्या? क्रिस्टलाइजेशन के वक्त होता है वो। दैट्स द थिंग। देखो कहानी क्या है, शीरा बनता है चीनी से, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा बदलाव लाया गया है। कुछ थोड़े से अरेंजमेंट है, कुछ थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक में क्रिस्टल्स का डिफरेंस है ना, तो क्रिस्टल्स के डिफरेंस की वजह से दोनों चीजें अलग अलग हो गई। दोनों चीजें क्या हो गई, बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा। अच्छा यहाँ चीनी और शीरा कैसे मिल रहा है कि भैया रोम्बिक सल्फर था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, उसके अंदर कोई कहानी नहीं थी, ऑर्डिनरी दुनिया में पाया जा रहा है। हम मोनोक्लिनिक उससे बना रहे थे। मोनोक्लिनिक ऑर्डिनरी सल्फर नहीं है, दुनिया में पाया नहीं जाता, आप प्रिपेयर करते हैं। अच्छा मोनोक्लिनिक की स्टेबिलिटी है बेसिकली, ये मोनोक्लिनिक की ना स्टेबिलिटी है, फिर वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ रहे? मोनोक्लिनिक की स्टेबिलिटी ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में, तभी हमने कहा कि 119 से आगे लेके जाओगे तो भैया ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर को आप कंटिन्यूटी के साथ हीट करते हैं, तो रोम्बिक सल्फर से अगर शुरू की थी ना कहानी, अगर कहानी शुरू की है रोम्बिक सल्फर से आपने, तो आपके सामने शुरुआती अंदाज में रोम्बिक सल्फर से बनेगा मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक को कंटिन्यूटी के साथ जब आप हीट करते रहेंगे तो फिर मोनोक्लिनिक मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मोनोक्लिनिक मेल्ट होना स्टार्ट होगा 119 पे, जो कि मेल्टिंग कंटिन्यूटी के साथ चलेगी 122 तक, 122.5, 122.8 तक हमारी मेल्टिंग चलती है। इसके बाद फिर ये कंप्लीटली मेल्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पीछे से कहानी अगर रोम्बिक से आएगी तब भी मेल्टिंग 122 है, मोनोक्लिनिक से आएगी तो इवेंचुअली एक्चुअल मेल्टिंग जो कंप्लीट होगी वो 122 के बाद ही जाके होगी। लेकिन मोनोक्लिनिक का जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म होना, वो स्ट्रक्चर बदलना, वो टूटना, वो ब्रेक होना, वो स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, यानी कि बॉन्ड्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाना, एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा हो जाना शुरू हो जाएगा 119 के बाद, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ गई या नहीं? जी सर, कोई और समझ सवाल? आ गई सर। कोई और सवाल? एक मशवरा है मेरा तुम सबको यार, क्योंकि मैं तो वैसे ही बीमार चल रहा हूँ, घरों में रहो भाई, बिल्कुल भी आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर्दी भी बहुत हो गई है, और जो है वो कोरोना वायरस एक वबा है जो चल रही है आजकल बाहर, तो ख्याल कीजिए अपना। खैर प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं प्लास्टिक सल्फर की, आ जाओ स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज में। स्टार्ट करें भाई? यस सर। क्या ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है? सवाल पहला मेरा ये है, फिर मैं पॉइंट लिखूंगा। नो सर। नो सर। तो पहला पॉइंट लिख लो, इट इज अ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर। पहला लिख लो, इट इज अ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर। दूसरा लिखो, ये और मजेदार है, ये सवाल अनुषा ने किया था ना, अभी सवाल अनुषा को फिर दोबारा से आ जाएगा ये वाला। लिखो, इट मेल्ट्स एट 113 डिग्री सेंटीग्रेड, 113। इट मेल्ट्स एट 113 डिग्री सेंटीग्रेड टू पेल, PALE पेल, टू पेल येलो लिक्विड। It melts at 113 degree centigrade to pale yellow liquid. Next point लिखिए, it boils at it it boils at 444 degree centigrade
and becomes reddish brown. And becomes reddish brown. Next point लिखिए. It is insoluble in water. It is insoluble in water. लेकिन किस में डिसॉल्व हो जाएगा ये? CS2. It is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. It is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. सर जी बेटे. ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो इसकी तो अलग चीज में डिसॉल्व होना चाहिए ना इसे. क्या चीज? मैं समझा नहीं बात को बेटे, आवाज नहीं है मुझे सही. सर ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है हाँ. तो ये अलग चीज में डिसॉल्व नहीं होगी. नहीं. क्यों? नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म तो मतलब सब्सटेंस अलग मिल गया ना. नहीं, वो क्रिस्टलाइन थे उनके वो. मेरे पास बिल्कुल इसकी एक मिसाल आ गई आपके इस सवाल के फौरन बाद. मुझे बताओ, पानी डीजल ऑयल में मिक्स हो जाएगा? क्या समझते हो? पानी डीजल ऑयल में, पेट्रोल में, ऑयल में मिक्स होता है? नहीं सर. अच्छा, पानी का एक क्रिस्टल है ना, हम सब जानते हैं. पानी का एक मॉलिक्यूल का शेप होता है. एक हाइड्रोजन थोड़ा सा स्लाइडली नीचे की जानिब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और एक OH हाइड्रोजन जुड़ा होता है. पानी बर्फ बन गया, क्रिस्टल का शेप बिगड़ा नहीं बिगड़ा? क्रिस्टल्स बन गए ना. तो जी सर. मुझे बताओ, क्या बर्फ तेल में मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? क्या समझते हो? नहीं सर, नहीं मिलेगी. तो बात खत्म हो गई. प्लास्टिक सल्फर भी नहीं मिलेगा किसी और चीज में. जहां पे इसका नेचर, बाकी आबा व अजदाद का नेचर नहीं मिल रहा, तो वहां इसका कैसे मिलेगा? ऐसा है या गलत है? सही है सर. भाई, आपके बड़े बूढ़े जो थे वो यहूदियों से नफरत करते थे या नहीं करते थे? करते थे सर. आप करते हैं? जी सर. अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत अच्छी बात है यार, करते हैं आप तो. बहुत अच्छी बात है. जो इंसान बुरा है, जो इंसान गलत है, उससे नफरत करनी चाहिए. आप भी करते हैं. आप आबा अजदाद के साथ चले ना. ऐसा तो नहीं यार यहूदी बड़े प्यारे होते थे यार, उनसे जरा दोस्ती कर लेते, खैर वाली बात है. तो दादा तो ऐसे ही थे, उनका गुस्सा बहुत था. ऐसा तो कोई सीन नहीं है. नो सर. तो बात खत्म हो गई भाई. प्लास्टिक सल्फर भी अपने आबा अजदाद के हिसाब किताब से चल रहा है ना. वो मिलते थे ना ये किसी से मिलेगा, ये भी अपने वालों में मिलेगा. बात क्लियर है भाई? जी सर. अच्छा भाई, आगे चलते हैं. हमारे पास जो सल्फर है, सल्फर से बनने वाली चीजों में दो बड़ी अहम चीजें हैं. मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ. हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब चल रहे हैं अपने. सल्फर की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स थी यहाँ इख्तिताम पजीर हो गई. नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म भी देख ली, क्रिस्टलाइन फॉर्म भी हमने देख ली. सल्फर से बनने वाले कंपाउंड्स में दो बड़े अहम कंपाउंड्स हैं. पहला कंपाउंड तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो हमारे लिए सबसे अहम है. कौन से प्रोसेस से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड? कोई नाम बताएगा मुझे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस. इतने बिल्कुल ही खौफ के आलम में जवाब दिया है आपने. एक तो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जिसकी हम बात नहीं कर रहे. हम बात करने जा रहे हैं H2S की. हम बात करेंगे पहले H2S की, फिर इसकी कहानी कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे अगली जानिब में, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की जानिब. हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास एक बड़ा अहम कंपाउंड है. आप इसके बारे में ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपनी फर्स्ट ईयर की लैब में एक अदर चीज जो है वो सूंघी होगी, जिसकी बड़ी गंदी सी अंडे वाली बदबू आती थी. तो ये वही है, रोटेन एग, यानी कि खराब सड़ा हुआ जो अंडा होता है, बिल्कुल फारिग तरीन अंडा. कि किसी को मार दिया जाए तो अल्लाह भी आसानी फरमाए उनके लिए. खैर, बदबू बहुत आती है. तो H2S जो है यहाँ पे, ये वही चीज है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमारा सब्सटेंस है, इसकी हमें बात करनी है. ये बहुत इस्तेमाल किया जाने वाला सल्फर का एक कंपाउंड है.
जिसपे हमें अब डिस्कशन करनी है। इसकी प्रिपरेशंस की जानिब चलते हैं। प्रिपरेशंस करेंगे इसकी। सबसे पहले हम हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में कहा जाता है भाई कि इसमें से जो बदबू आती है वो बड़ी खतरनाक और बड़ी बुरी सी बदबू होती है। खासी तरह की इसकी प्रिपरेशन है। सबसे पहली प्रिपरेशन पे चलते हैं। फ्रॉम सल्फर, यानी कि आप सल्फर से इसे प्रिपेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन गैस सल्फर के साथ रिएक्शन में 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और H2S तैयार। ये हमारे पास H2S है, यानी कि हाइड्रोजन गैस को डायरेक्टली सल्फर के साथ रिएक्ट करा दिया बेटा, और जब बना लिया आपने H2S गैस। इस पूरे रिएक्शन को करने के लिए आपको दरकार था 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, क्योंकि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा, सल्फर जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। तो इन दोनों की सूरतों में आपको जो है वो इन दोनों को मिलाने के लिए खासा हाई टेम्परेचर दरकार है। तो आपने यहाँ पर 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं फ्रॉम सल्फाइड सॉल्ट्स। ये दोनों रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि हमने एक अदद सल्फाइड सॉल्ट इस्तेमाल किया, यानी कि जिंक सल्फाइड को हमने इस्तेमाल किया है, और जिंक सल्फाइड को इस्तेमाल करके हमने अपने पास जनरेट कर लिया H2S को। आगे चलें एक और प्रिपरेशन की जानिब। मैं यहां लिख देता हूं। आप देख रहे हैं कि हमने एक और सल्फाइड सॉल्ट इस्तेमाल किया, यानी कि FeS, यानी कि आयरन सल्फाइड। इसका कोई दूसरा नाम बताएगा मुझे? मैं यहां लिख देता हूं। ये आयरन की एक और है जिसका नाम है आयरन पायराइट। सल्फाइड ओर्स में हम अक्सर बेशतर पायराइट कलर्स लगाते हैं, तो ये आयरन पायराइट है। अच्छा, एक और खास बात इसकी मैं बताऊं इस रिएक्शन की। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है बाय किप्स एपरेटस। एक किप्स एपरेटस होता है, जिस एपरेटस की मदद से हम FeS के साथ मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, और जब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो हमारे पास FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बन जाता है। सही है। और साथ साथ हमारे पास एक चीज तैयार होती है
जिसे हम नाम दे देते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का। कोई सवाल तो नहीं है किसी का प्रिपरेशन के हवाले से, क्योंकि सिर्फ रिएक्शंस ही है इसमें, और तो कोई ऐसी बात है नहीं हमारे पास। कोई सवाल किसी का? सर जी बेटे। ये वाटर में सॉल्युबल होती है क्या? H2S वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत स्लाइटर है, मतलब हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये बहुत ज्यादा जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। इसकी अपनी मदद से वाटर जनरेट किया जा सकता है बहुत ज्यादा, मतलब इसके रिएक्शंस में वाटर खासा जनरेट होता है। और सर जो इसका एक लिक्विड फॉर्म में जो अक्सर लैब में हमें दी जाती है सॉल्ट एनालिसिस के वक्त, वो क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में वो तो हम ऐसा होता है कि हम लिक्विड के अंदर तो नहीं होती है, H2S हमेशा नॉर्मली गैस में ही होती है। H2S जो है वो हमेशा हमें गैस की फॉर्म में ही मिलती है। नॉर्मली जो हमें लैब्स वगैरह में भी दी जाती है ना, उसमें हमारे पास कोशिश ये होती है कि भाई इसको आप गैस की फॉर्म में रखें, H2S गैस को। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हम गैस में रखते हैं। आपसे कहा था ना भाई इस बोतल में, उस बोतल से ही निकाल के थोड़ा सा डाल देना, मतलब आप गैस को ऐसे कैप तो नहीं कर सकते कि यार किसी गैस जार के अंदर, तो उस बॉटल के अंदर हम सब्सटेंसेस को डालकर उसको पोर इन कर देते हैं और फिर छोड़ दिया जाता है बआसानी कि यार थोड़ी देर में वो Na2S से हम बनाते हैं, सोडियम सल्फाइड से हम उसको रिएक्शन करते हैं और फिर उससे बनाते हैं। ओके सर। नॉर्मल जो हमारे नेचर में नेचर क्या ना, जो हमारी लैब्स वगैरह में पाई जाती है, तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं होती, ये हमेशा हमारे पास गैसेस में पाई जाती है। मेरे जहन में एक रिएक्शन आ रहा है, उस रिएक्शन में हम जो है वो प्रैक्टिकल है बेसिकली, मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में है ना ये H2S, सेकेंड ईयर में सॉल्ट एनालिसिस में है, और हाँ सेकेंड ईयर में है सॉल्ट एनालिसिस, सही सेकेंड ईयर में। तो अभी जी सेकेंड ईयर सर, में सेकंड इस्तेमाल ईयर किया में इसको, था। सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल किया भी इसको। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो लिक्विड हमें दिया था, हम ड्रॉपर से डाल देते। नहीं 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 नहीं, वो लिक्विड जो है वो लिक्विड बेसिकली मैं आपको समझाऊं कहानी क्या होती है, कि हम जो है वो सोडियम सल्फाइड को लेते हैं और उसको डाल देते हैं पानी में, सही है। तो उसकी सूरत में वहां पे हमारे पास H2S गैस जनरेट होती है। हम तो कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को मिला के दे दें, क्योंकि H2S को अगर पानी के साथ मिलाया जाए ना मेरा बेटा, तो ये एक वीक एसिड की तरह काम कर रहा होता है, नॉर्मली आयोनाइज करता है, ये पानी को आयोनाइज कर देता है। हाइड्रोनियम आयन बनाने की, मतलब पानी आयनाइज एक ही तरीके से होगा, या तो वो H और OH में ब्रेक डाउन हो जाए, या वो हाइड्रोनियम आयन बना ले। तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाने में मदद देता है, अपने अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल देता है। बात समझ रहे? वो अंदर से जो आपको लिक्विड डालने का कह रहे होंगे ना, वो रेजिडुअल फॉर्म में जो रह जाती है ना, उसका जिक्र किया जा रहा होगा। अदरवाइज ये आपको लिक्विड में नहीं मिलेगी इस तरीके से, ये हमेशा हमें गैस में पाई जाती है H2S। देखो H2S आप जब भी पढ़ेंगे, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ऐसी लफ्ज पढ़ा है ना, या कुछ और भी पढ़ा है? जी से गैस लगा हुआ होता है हमेशा साथ। ये नॉर्मली गैस में ही पाई जाती है हमारे पास H2S। तो बात यहां तक आपने लिख ली प्रिपरेशन में, कोई और सवाल? आगे चले? जी सर। कुछ जरा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लेते हैं। लिखो, it is a colorless gas, it is a colorless gas with rotten egg smell, with rotten egg smell।
आगे चले, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज अ पॉइजनस गैस, इट इज अ poisonous gas, it is a poisonous gas, comma, one part of the gas, one part of the gas in 1,000 parts of air one part of the gas in 1,000 parts of air causes death. Causes death. आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट्स एंटीडोट, इट्स एंटीडोट is the dilute chlorine, its antidote is the dilute chlorine. यहां तक लिख लिया। मीटिंग को जरा रीज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टाइम जरा कम है, जल्दी से रीज्वाइन कर लो, आ जाओ।